हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का होम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें, इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, बहुत से आवेशों के बीच लगने वाले बल और उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो जो बच्चे जो है प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर जो है जाके देख लें, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। क्योंकि चैप्टर अभी आपका रिसेंटली में स्टार्ट हुआ है, तो चैप्टर को अगर आपको बेहतर से यानी अच्छे तरीके से समझना है तो इसकी हर एक वीडियो आप सीक्वेंसली देखिए, सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो को देखिए और उसको समझिए। ठीक है, जहाँ पर भी कोई डाउट आए उसको आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र होता क्या, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कहने का मतलब है, आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे इस पर। जैसे अगर हमारे पास कोई चुंबक है, इस तरीके से कोई चुंबक हमने ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चुंबक। ठीक, अब इसके आसपास अगर हम कोई भी लोहे का टुकड़ा रखते हैं तो ये क्या करता है, इसको अपनी ओर क्या करता है, लोहे का टुकड़ा या सिक्का रखो, ठीक है, कुछ भी रखते हैं तो ये इसको अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे थोड़ा और दूर ले जाएं तो भी खींच ले रहा, थोड़ा और दूर ले जाएं तो भी खींच ले रहा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती, थोड़ा और दूर ले जाते हैं तो ये चुंबक इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, यानी इसको खींच नहीं पाता। ठीक है, चुंबक क्या कर रहा है, इसको खींच नहीं पा रहा, यानी यहां तक तो खींच ले रहा है लेकिन यहां से यहां जैसे कर दे रहे हैं नहीं खींच पा रहा। यानी इसका इफेक्ट यानी कि इसका प्रभाव जो है कहां तक है, इसका प्रभाव यहां तक है। तो ऐसे ही इस चुंबक के चारों ओर इसका प्रभाव एक निश्चित एरिया के अंतर्गत ही कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चुंबक का जो प्रभाव है इसके चारों ओर एक पर्टिकुलर एरिया यानी निश्चित क्षेत्र तक ही कार्य करता है, उसके बाहर इसका प्रभाव नहीं काम करता। ठीक है, तो जहां तक इसका प्रभाव काम करता है वो इसलिए चुंबक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम चुंबक की जगह पर कोई आवेश रख देते हैं यानी कोई चार्ज क्यों रख देते हैं और इस आवेश के कारण क्या होगा, इस आवेश का प्रभाव जो है चारों ओर एक निश्चित एरिया के अंतर्गत रहेगा, यानी कि निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये आवेश उस पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा यानी कि बल लगाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके निश्चित एरिया से बाहर कोई आवेश रखा हुआ है तो ये इस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, यानी इसको छेड़खानी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो इसका प्रभाव जिस निश्चित एरिया तक रहता है, ठीक है, इस आवेश का प्रभाव जहां तक रहता है यानी जहां तक ये दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है वो इसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अरे जैसे बॉर्डर की बात कर लो, बॉर्डर को ही देख लो। ठीक है, तो बॉर्डर बना हुआ है यानी इंडिया, भारत का बॉर्डर जो है, भारत जो भी एक्टिविटी कर सकता है अपने बॉर्डर के सीमा के दायरे में ही कर सकता है। उधर चाहे चाइना का बॉर्डर ले लो या पाकिस्तान किसी का भी बॉर्डर ले लो, तो उसकी जो एक्टिविटी होगी यानी उसका जो प्रभाव होगा, उसका जो दबदबा होगा, उसका जो रुतबा होगा वो उसके बॉर्डर तक ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है सभी चीजों का एक निश्चित, अरे सबसे सिंपल एग्जांपल तो देखो, जैसे आपने मैक्सिमम देखा होगा, गांव के बच्चे हैं, गांव में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे गांव में क्या होता है कि एक गांव दूसरे गांव, मतलब अदर जो है डॉग होते हैं, नहीं कुत्ते होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी दूसरे गांव का कुत्ता किसी दूसरे गांव में एंटर कर गया तो फिर देखो जो झुंड बना के जो है उसको भगाते हैं कुत्ते, यानी कहने का मतलब है। और जैसे ही वो अपने गांव की सीमा में एंटर करता है ये कम बैक कर लेते हैं, उसमें एंटर नहीं करते क्योंकि इनको पता है कि हमारा जो दबाव है यानी हमारा जो रुतबा है वो हमारे गांव तक ही सीमित है। ठीक है, ये दूसरे गांव में एंटर नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से आवेश का भी, वैद्युत आवेश का भी, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, परिभाषा ध्यान से सुनो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा समझो
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ गया? लिख भी लिए कि लिखना पड़ेगा? चलो लिख दे रहे हैं, ठीक है यार। छोटी छोटी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहे। तो नोट कीजिए, किसी आवेश के चारों ओर या चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, परिभाषा एकदम क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता का क्या मतलब? बल जो लगा रहा है वो कम लगा रहा है कि ज्यादा लगा रहा है? ठीक है, अगर ज्यादा लगा रहा है तो तीव्रता ज्यादा है, कम लगा रहा है तो तीव्रता कम है। यानी कि उसको अब मेजर करना है, ठीक है, उसको नापना है कि जो बल ये लगा रहा है वो कम लगा रहा है कि ज्यादा लगा रहा है। नापना ही क्या है? तीव्रता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जब हम ये पता लगा लेंगे कि कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो तीव्रता का मतलब है उसको मेजर करके बताना है कि कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल E से। ठीक है, इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, थोड़े से परिभाषा पे गौर करिए। जो परिभाषा हमने लिखी है, चारों ओर एक वैद्युत बल लगा रहा है। ठीक है, तो अब कितना बल लगा रहा है इसको मेजर करने के लिए हम जिसमें वह कोई परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश की जगह, ठीक है, परीक्षण आवेश की जगह डेफिनेशन में सिर्फ एकांक वैद्युत आवेश कर देना बस। ठीक है, परीक्षण आवेश की जगह पे क्या कर देना? एकांक वैद्युत आवेश। ठीक है, या इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और, ठीक है, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। तो चलिए अब इसको ध्यान से शुरू से देखते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति यानी मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F, लगने वाला वैद्युत बल F
तथा उस परीक्षण आवेश को Q0 से लिखते हैं, परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह तीव्रता की परिभाषा और इसका यही फार्मूला। ठीक है, तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम लिख भी दे रहे हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या ब्रैकेट में अनुपात लिख सकते हो को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल ई बराबर F/Q। ठीक है, अब देखिए इसको और शार्ट में इस परिभाषा को लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप ये परिभाषा लिखते हैं कि यहां से जो हम निकालने जा रहे हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, अगर देखिए यदि थोड़ा सा ऊपर साफ कर लें तब समझाएं। यदि Q0 का मान 1 रख दें, यानी परीक्षण आवेश जो है उसका मान अगर हम 1 कूलाम रख दें, ठीक है, यदि Q0 बराबर 1 कूलाम, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा F/1, यानी कि E = F। तो क्या यहां से क्या परिभाषा निकल के आ रही है कि 1 कूलाम आवेश, ठीक है, या यहाँ पे जो परीक्षण आवेश हमने लिया अगर उसका मान हम क्या कर दें 1 कूलाम कर दें तो उस पर जितना बल लग रहा है वही बल क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वही बल क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब परिभाषा में यहाँ से चेंज जा सकती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। क्या परिभाषा बन रही है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण, यानी ऐसा परीक्षण आवेश जिसका मान 1 कूलाम, एकांक का मतलब ही होता है 1 कूलाम, तो रखे गए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, मात्रा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या फार्मूला होता है
F अपान Q0, यानी E का मात्रक अगर हमें चाहिए बराबर F का मात्रक बटे Q का मात्रक, ठीक है। और F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन गया स्टूडेंट? न्यूटन पर कूलाम। ये इसका क्या होगा? मात्रक हो गया, ठीक है। कुछ भी यार रटना नहीं है। देखो फार्मूला है, मात्रक हमें नहीं पता है, मात्रक हमने डेराइव किया, रटा कहाँ, ठीक है। और अगर आप रटोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, तो वो तो भूल जाएगा, आज नहीं तो 4 दिन बाद भूल जाएगा, ठीक है। तो कोई चीज रटी है ना तो उसको समझिए कि कौन सी चीजें कहाँ से निकल कर आ रही है, ठीक है। अभी जैसे मान लो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा ही भूल गए हैं, तो यहाँ से आ जाओ। फार्मूला अगर आपको पता है तो Q0 बराबर 1 कूलम, अगर आपने ये रखा तो E बराबर F निकला, तो यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन यही से हमने अभी दूसरा बना के आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मात्रक हो गए। तो चलिए बीमा की बात कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। हालांकि स्टार्टिंग यानी पहले क्लास में जो है हमने बीमा निकलवाया था और मैक्सिमम बच्चों ने इसे देखा भी था। तो अगर आप बीमा वाली क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग शुरुआत का जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने केवल और केवल बीमा निकालना ही बताया था कि कैसे बीमा निकाली जाती है, ठीक है। उसको आप देख लीजिए। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा यानी कि E की बीमा। तो अगर हमें E की बीमा निकालनी है, E बीमा जिसका निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं? बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो इसकी बीमा के लिए इसका फार्मूला क्या होता है? F अपान Q। तो F की बीमा बटे Q की बीमा। और F की बीमा क्या होती है? mLt की पावर -2, mLt की पावर -2, ये F की बीमा होती है, बटे Q की बीमा होती है 80, ठीक है। इसको अरेंज कर लो, ऊपर ले जाओ, mL, ठीक है, T की पावर -2 ऊपर है और 1 नीचे है, जो नीचे उसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर का साइन बदल जाता है। तो यहाँ 1 है तो -1 हो जाएगा, -2 पहले से, -1 और, तो -2 और -1 मिलकर कितने हो गए? -3। और A की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा A की पावर -1, A की पावर -1। ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या आ गई? बीमा आ गई, ठीक है। अगर नोट करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नोट हो गया? तो चलिए अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला क्या निकल के आएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम फार्मूला देखें तो आपको याद होगा कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल F का फार्मूला क्या होता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², ठीक है। ये F का फार्मूला होता है। और E = क्या होता है? E = होता है F अपान Q। F अपान क्या होता है? Q, यानी कि एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे Q2 या Q इंटू Q0 बटे R² और टोटल का बटा क्या है? Q0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Q0 क्यों ले लिया हमने? Q0 जैसे ये मान लेते हैं हमारा क्या है? आवेश है। इस आवेश के कारण हमें R दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है? यहाँ पे P है। यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें क्या करनी है? निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? निकालनी है। तो अब हमें अगर वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश Q0 ला के रखते हैं। तो ये परीक्षण आवेश Q0 ले आए हैं। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना वैद्युत बल लगेगा, और वो वैद्युत बल हमने निकाला किसके नियम के अकॉर्डिंग? कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। तो ये लगने वाला वैद्युत बल हमारा निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q0 बटे इनके बीच की दूरी R², ठीक है। तो एक Q0 से Q0 कैंसिल, तो E क्या आ गया? सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R²। तो ये आपके क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला।
यहाँ तक बात समझ में आई। ये एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर जो कि r दूरी पर है वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब यदि हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं, यानी कि आवेशों का एक पूरा निकाय ही है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कैसे निकाली जाएगी। तो ध्यान से देखो, हेडिंग डालो, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, डॉट डॉट, यहाँ पे हमारा क्या Q1 है, और इन सब की बिंदु O से जो दूरी है, ठीक है, बिंदु O से जो दूरी है वो कितनी है, R1, R2, R3। इसकी दूरी 1 की Q1, R1, Q2 की R2, Q3 की R3, Q4 की R4, Qn की Rn। ठीक है, आगे ये इन सब की क्या है, दूरी। अब हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर, चलिए मान लेते हैं यही बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P। क्या ले लेते हैं, बिंदु P। ठीक है, इस बिंदु पर क्या करनी है, इन सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इस बिंदु पर निकालनी है तो पहले आवेश के कारण, ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप वेक्टर फॉर्म यूज करना चाहते हैं, नहीं पहले तो बिना वेक्टर फॉर्म के देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो पहले आवेश के कारण यहाँ पे Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 बटे R1 स्क्वायर। इसी तरीके से E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से En इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान Rn का होल स्क्वायर, Rn का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या हो जाएगी, E इक्वल टू हो जाएगी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू वन डॉट डॉट En। ये नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सदिश राशि है। तो इस सदिश राशि के लिए हमें क्या करना होगा, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होगा। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकल के आई, इसकी दिशा किधर है, तो इस बिंदु से यहां पे हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है Q1। ठीक है, तो इसका जो दिशा होगा, जो अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी, इस साइड होगी दिशा। ठीक है, और इस साइड में दिशा हम मान लेते हैं, इसका एकांक सदिश कितना है, R1। ठीक है, इसी तरीके से R2 इधर R2 पीक कैप, R3 पीक कैप, R4 पीक कैप, Rn पीक कैप। ठीक है, ये सभी के क्या है, एकांक सदिश हैं। तो अब सभी को अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो यहाँ क्या करो, वेक्टर लगा दो, वेक्टर लग गया, और यहाँ पे Rp का होल स्क्वायर इंटू R1 पी कैप, R2p का होल स्क्वायर इंटू R2p कैप, Rnp का होल स्क्वायर इंटू Rnp कैप। ठीक है,
तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर En। ठीक है, अब सबकी बारी बारी से वैल्यू रख लो। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R1 P का स्क्वायर इंटू R1P प्लस दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 स्क्वायर बटे R2P कैप R2P का होल स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस अप टू सो ऑन डॉट डॉट En वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटे RnP स्क्वायर इंटू RnP का कैप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसमें हम देख रहे हैं, इसको अगर हम समेशन के रूप में लिखना चाहें, सबसे पहले तो क्या दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन दिख रहा है तो सब में कॉमन ले लो। किसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिखा, इसको हमने ले लिया कॉमन। यहां बचा Q1 बटे R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस Q2 बटे R2P का स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस अप टू सो ऑन डॉट डॉट प्लस Qn बटे RnP का स्क्वायर इंटू RnP कैप। ठीक है, अब इसको अगर समेशन के रूप में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n Qi बटे RI P का होल स्क्वायर इंटू RI P का। ठीक है, अब I बराबर 1 रखोगे तो पहला मिल जाएगा, I बराबर 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा, I बराबर 3 रखोगे तो तीसरा मिल जाएगा, R बराबर n रखोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है समेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इन सबको जोड़ के जो लिखा गया वो क्या है समेशन। समेशन का मतलब होता है सबको सम करना यानी कि जोड़ना। तो इस तरीके से आप किसी भी आवेश के कारण या कोई भी अगर आपके आवेश का निकाय है तो उसके कारण किसी भी बिंदु पर संयुक्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट बात सबको समझ में आ गई। अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन हिट कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। ओके स्टूडेंट, तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।